Hello students, in this video I am going to start chapter 2 Factors Promoting Nationalism and Foundation of the Indian National Congress. Open page number 82. Factors Promoting Nationalism and Foundation of the Indian National Congress. In this chapter we will study meaning of nationalism, what are the factors responsible for the growth of nationalism, repressive colonial policies, forerunners of the Indian National Congress, East India Association, Indian National Conference, birth of Indian National Congress, why Indian National Congress, for what purpose Indian National Congress founded or formed, demands of the Congress. These things we will discuss in this chapter. Now, open page 83. Meaning of nationalism. The term nationalism means patriotism or love for one's own country. A true nationalist loves his country, remains loyal towards his country. मतलब एक इंसान जिसके अंदर अपनी कंट्री के लिए प्यार हो, लॉयल हो और हमेशा वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो फॉर हिज कंट्री. Patriotic fervor of the people of Asia and Africa inspired them to fight against foreign rule. नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी. रिवोल्ट जब होता है 1857 का, जब ब्रिटिश जीत जाती है तो स्पिरिट ऑफ फ्रीडम कुड नॉट बी सप्रेस्ड. लेकिन लोगों के अंदर जो फ्रीडम, आजादी की जो भाव थे वो नहीं खत्म हो पाया और लोगों के अंदर नेशनलिज्म स्पिरिट कूट कूट के भर जाती है, क्योंकि रिवोल्ट से वो इतना ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं रानी लक्ष्मीबाई के इस तरह स्ट्रगल से, और वो देखते हैं कितने लोग मर रहे हैं. कॉन्सिक्वेंटली आर्म्ड रिवोल्ट्स ब्रोक आउट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया. हम लोग ने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि इन ऑल ओवर इंडिया रिवोल्ट होता है मैक्सिमम. तो कूका मूवमेंट, रिलीजियस लीडर्स, सिख कम्युनिटी, बालक सिंह, राम सिंह, जिन्होंने रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस बॉयकॉट कर दिया जो ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था, एंड दे एस्टैब्लिश्ड अ सॉर्ट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट इन पंजाब. बट ऑल दीज मूवमेंट्स ये कंफर्म करती है कि ये सब इन्वॉल्व है, इंडियन सोसाइटी के कुछ सेक्शंस इन्वॉल्व हैं फॉर द सीक ऑफ फ्रीडम. बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सिस्टमैटिकली एक ऑर्गेनाइज नेशनल स्ट्रगल सेटअप होता है फ्रीडम के लिए, और इसमें फिर दिखता है कि एट द एंड लोग नेशनलिज्म चाहते हैं, लोगों के अंदर नेशनलिज्म स्पिरिट आ गई एंड दे वांट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. एंड एट लास्ट जब तक इंडिया को फ्रीडम नहीं मिलता ऑन 15 अगस्त 1947, कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो नेशनल अवेकनिंग लोगों के अंदर नेशनलिज्म स्पिरिट लाते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. वेस्टर्न एजुकेशन मतलब कुछ लोग थे इंडियंस, बाहर गए, जब उन्होंने पढ़ा, बाहर जब वो देश विदेश गए घूमने देखने, तो उन्होंने देखा कि कोई भी कंट्री किसी के अंडर में फॉरेन रूल नहीं कर रही है. जब एजुकेशन स्प्रेड होता है तो इंडिपेंडेंट बनाता है वो. तो बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, एजुकेशन वॉज कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट अफेयर एंड इट वॉज नॉट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू ओपन कॉलेज एंड स्कूल्स फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग द पीपल. इनिशियली इंग्लिश ऑल्सो डिड नॉट टेक एनी कंस्ट्रक्टिव स्टेप फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन. वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में एजुकेशन बढ़े, बट विद द एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट करती है इस चीज को, एजुकेशन स्प्रेड करती है. फॉर द मोटिव क्या था उनका? They wanted Indian clerks at a low salary to help them in the regular work of administration. मतलब ब्रिटिश is very clever. वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में डेली जो डे टू डे अफेयर्स हैं उसमें उनको इंडियन क्लर्क्स चाहिए एंड एट अ लो सैलरी उनको मिल जाएगा. तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए. जब तक इंडियन क्लर्क्स पढ़े लिखे नहीं होंगे तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे. नाउ ब्रिटिश स्टार्टेड वेस्टर्न एजुकेशन began to spread from the second decade of the 19th century. The introduction of Western education through the medium of English led to the birth of nationalism based on Western ideals among the educated community. The theme of liberty of the people in the literature, history and philosophy of both England and France attracted the minds of educated Indians. मतलब अब liberty means freedom of the people, literature, history, philosophy, England, France, सबकी बुक्स में, ये सब बुक्स जब इंडियंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनके माइंड्स में बुद्धि आ रही है. अब बुद्धि किस चीज की आ रही है? फ्रीडम की आ रही है.
From the history of England, people of India learned that people had the right to depose a king. मतलब अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जब उन्होंने पढ़ा तो लोग इंडियंस को ये समझ में आया कि लोगों के अंदर राइट होती है कि वो किंग को हटा सकते हैं इफ ही प्रूव टू बी क्रूअल. अगर किंग क्रूअल है और अनजस्ट है तो वो क्रूअल को हटा सकते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो इस तरीके से एजुकेशन ने इंडियन पीपल के अंदर नेशनलिज्म स्पिरिट लाई थ्रू द बुक्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पढ़ के. फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब उन्होंने पढ़ा तो इंडियंस लर्न द मेथड ऑफ थ्रोइंग आउट द इंग्लिश डोमिनेशन. फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन दे लर्न द लॉफ्टी आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का वर्ड उन्होंने जाना कि ये सब भी होता है, फ्रीडम होती है, इक्वालिटी होती है, फ्रेटर्निटी होती है, कैसे एक ऑपरेसिव गवर्नमेंट से छुटकारा चाहिए, हाउ टू गेट फ्री फ्रॉम एन ऑपरेसिव गवर्नमेंट. ऑपरेसिव गवर्नमेंट मीन्स जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेटिक नहीं होती है. These ideas put forward by the Western philosophers and politicians like Burke, Mill, Macaulay, Rousseau and Voltaire, etc. filled the Indian minds with nationalism. So the words of Rousseau, man is born free, but everywhere he is found in chain. Man freely born होता है, लेकिन वो कुछ बंधों से बंध जाता है. Revolutionize the very mental setup. इस तरीके से वो ही इज फाउंड इन चेन. हाँ, इसका ये भी कहने का मतलब है कि एक ग्रुप बना के वो लड़ सकते हैं, फ्री हो सकते हैं. तो फॉलोइंग द फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इंग्लैंड, एडम स्मिथ वॉज द स्टूडेंट ऑफ द हिंदू कॉलेज, सपोर्टेड द डॉक्ट्रीन ऑफ लेजेस फेयर इन द स्फेयर ऑफ कॉमर्स. तो दीज आर द बुक्स जिससे नेशनलिज्म स्प्रेड हुई इन द इंडियन माइंड्स. एंड व्हेन दे केम बैक to India, they disliked the conditions prevailing here. और जब लोग बाहर गए, अब जैसे एडम स्मिथ हैं, जब कोई भी many young Indians went to England for education and for other purpose. तो जब वो इंग्लैंड गए, during their stay in England, they witnessed कि how people are free, how the एंड वेन दे केम बैक टू इंडिया, जब वो वापस आए तो उन्होंने डिसलाइक किया कि हमारे इंडिया में ये क्या हो रहा है, किस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन यहाँ सेटअप करें जिससे फ्रीडम मिले. सो इंग्लिश लैंग्वेज बिकेम अ लिंक लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश ब्रिटिश को समझ में आता था. अब जब इंडियंस इंग्लिश पढ़ लिए तो नाउ दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज, व्हाट दे वांट. ओके, नेक्स्ट, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट. The British officials and writers constantly advanced the ideas that the Indians were barbarians and were unfit to rule their country. ब्रिटिश में हमेशा शुरू से बोला गया कि इंडियंस खुद अपनी कंट्री के लिए फिट नहीं है, ये अपनी इंडिया कंट्री को नहीं संभाल सकते. नेचुरली इंडियंस बिगैन टू लॉस देयर, और इस तरीके से इंडियंस हमेशा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते थे. बट सम वेस्टर्न यूरोपियन स्कॉलर्स जैसे विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स डिकेंस, इन्होंने स्टार्ट किया इंडिया की पुरानी हेरिटेज, पुरानी स्टोरी, आर्ट, आर्किटेक्चर की इंडिया कितना माहिर है, इंडिया हर चीज में आगे है, और कैसे वो अपनी संस्कृत लिटरेचर और अपना कैसे उसका जो हेरिटेज है, कल्चर है, वो अपने आप को कैसे रिच, उनके अंदर फिर कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर आने लगा. मैक्स मुलर, एक रिनाउंड जर्मन स्कॉलर, इंडोलॉजिस्ट, अप्रिशिएट करते हैं इंडियन फिलॉसफी को, कल्चर को, और उन्होंने एंड यूरोपियंस कुड लर्न मच फ्रॉम, यूरोपियंस को काफी कुछ सीखा इंडिया से. इसी तरह सेम जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने भी अशोकन इंस्क्रिप्शन को इंस्पायर किया और तारीफ किया, विच इज अनफोल्डेड द अचीवमेंट ऑफ द ग्रेट मौर्यन एम्पायर. अशोका, सर अलेक्जेंडर कनिंगम, इन्होंने भी सारनाथ टेम्पल, सांची स्तूपा और अदर प्लेसेस जो भोपाल के पास है, इंडिया के पास के बारे में काफी कुछ बताया कि इतने महान लोग हैं जिन्होंने इतनी सुंदर चीजें बनवाई हैं, इतना बड़ा अचीवमेंट किया है. अशोका, अलेक्जेंडर, तो ये सब इंडिया के ही हैं. तो क्यों नहीं इंडिया अभी भी लड़ नहीं सकती? ऐसा नहीं हो सकता. All these initiatives taken by the foreign scholars helped in boosting up the confidence of the Indians and inculcating pride in our own country, which was an essential precondition for generating national consciousness. एक इंडियन के अंदर अपने देश के लिए नेशनल कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी था कि फॉरेन स्कॉलर्स
इस तरीके से हेल्प करते हैं पुरानी इंडियंस के बारे में, पुराने जो अलेक्जेंडर हैं, अशोका हैं, जितनी भी पुरानी चीजें हैं, इससे क्या हुआ कि अपनी कंट्री के लिए उनको प्राउड फील होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ द प्रेस। अब प्रेस और इंडियन लिटरेचर, इसका क्या रोल है नेशनलिज्म स्प्रेड करने का? सबसे पहला रोल ये है कि कुछ भी होता है तो वो जब प्रेस में आता है तो बाकी जो अदर पार्ट्स हैं वो भी इंकरेज हो जाते हैं। इस तरीके से अ लार्ज नंबर ऑफ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स मेड देयर अपीयरेंस ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century. In the column of these nationalist newspapers, official policies were constantly criticized. कुछ पॉलिसीज है जो ब्रिटिश ने लाई, उसको क्रिटिसाइज करते हैं न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स निकलते हैं जिससे जो लोग पढ़ के उनके ऊपर इफेक्ट आएगा कि हाँ ये गलत है। तो जैसे किसी एक ने व्यू रखा, अब उसको प्रेस में आएगा, जब न्यूज में जैसे कुछ दिखाया जाता है तो न्यूज में दिखा दिखा के थ्रू एडवर्टीजमेंट पीपल इंकरेज हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं देख देख के। तो प्रेस ऑल्सो इनेबल द नेशनलिस्ट वर्कर्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो थ्रू प्रेस, थ्रू न्यूज़पेपर वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं और इस तरीके से पढ़ने वाला जो होगा उसके अंदर नेशनलिस्टिक आइडियाज अगेंस्ट ब्रिटिश होगा, तो वो पढ़ के वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो जाएगा। फर्स्ट आई विल टेक द एग्जांपल राजा राममोहन रॉय, ये पियनर थे, इनको इंडियन जर्नलिज्म का महात्मा बोला जाता है। His संवाद कॉमेडी in Bengali was published in 1821. He vehemently protested against the British control over the freedom of press. क्योंकि ब्रिटिश कंट्रोल क्या था, प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है वो इन्होंने रोक लगा दिया था। क्योंकि गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो चाहती थी कि वॉट एवर द प्रेस विल प्रिंट, विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट वो प्रेस नहीं प्रिंट कर नहीं सकती। तो वो प्रिंट करने के पहले वो आर्टिकल दिखाएगी गवर्नमेंट से, अप्रूव्ड लेगी, मतलब जो भी आर्टिकल वो प्रिंट करेगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में होना चाहिए, अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। प्रेस कुछ भी सही छाप सकती है लेकिन वो सच होना चाहिए। दादा भाई नारोजी एडिटेड द राष्ट्रगुफ्तार in Gujarati and Ishwar Chandra Vidyasagar started the Shom Prakash in Bengali. Bangadarshan edited by Bankim Chandra included essay on political and economic issues. During the Sepoy Mutiny revolt of 1857, मतलब जब हो रहा था तो सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पेपर था बंगाल का इन द हिंदू पैट्रियट एडिटेड बाय हरीश चंद्र मुखर्जी। अमृत बाजार पत्रिका पब्लिश्ड बाय शिशिर कुमार घोष वाज अनदर इन्फ्लुएंशियल वीकली न्यूज़पेपर। ये सारे वीकली न्यूज़पेपर्स के नाम हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। द इंग्लिश डेलीज लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, द पियनर, ये सब लोगों को अवेयर कर रहे थे कि क्या क्या इंडिया में हो रहा है। These newspapers fostered the patriotism. Fostered मतलब patriotism spirit बढ़ाने में मदद करती हैं and ideas of liberty and justice country में लाती है। बाल गंगाधर तिलक through his writing in केसरी मराठा पेपर, इन्होंने अपने फ्रीडम और नेचुरल राइट्स के बारे में बात करी और स्प्रेड किया अपने व्यूज। नेशनल लिटरेचर in the form of novel, essay, patriotic poetry, बुक्स आने लगी। बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर इन बंगाली, लक्ष्मीनाथ बेजबारवा इन आसामी लैंग्वेज, भारतेंदु हरिश्चंद्र इन हिंदी, अल्ताफ हुसैन इन उर्दू लैंग्वेज। These were the prominent nationalist writers of this period, जिनकी बुक पढ़ के लोगों के अंदर नेशनलिज्म स्पिरिट आता है कि इंडिया कहीं से पीछे नहीं है। बहुत सारे पहले भी लड़ाई लड़ चुकी है इंडिया, बहुत सारे मूवमेंट्स हो चुके हैं जिसमें जीता गया है, तो अभी भी हम ब्रिटिश से जीत सकते हैं। बंकिम चंद्र चैटर्जीज नॉवल आनंद मत is known as the Bible of modern Bengali patriotism. Learn this name because it's very important. Next point, role of the new middle class. The rise of the middle class was closely connected with the consolidation of the British administration and the development of urban life. The middle class was dependent on occupations like government service, teaching, small business, legal practice, practice of medicine, etc. for livelihood. न्यू मिडिल क्लास जो ये रोल है मिडिल क्लास पीपल का, ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन से। क्योंकि ये शहर में रहते थे, मिडिल क्लास अपने
व्यवसाय मतलब ऑक्यूपेशन पे, अपने बिजनेस पे डिपेंडेंट थे, जैसे उनकी जॉब, उनकी टीचिंग जॉब, उनका स्मॉल बिजनेस, लीगल प्रैक्टिस, लॉयर, गवर्नमेंट सर्विस, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, अगर कोई डॉक्टर है, अपने लाइवलीहुड के लिए। तो दीज एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थे, इनको सबसे पहले फॉरेन रूल के अगेंस्ट फील कराना बहुत जरूरी था। इन कोर्स ऑफ टाइम, थोड़े समय के बाद दे लेट द नेशनल, तभी ये नेशनल मूवमेंट के लिए तैयार होंगे। दिस क्लास ऑर्गेनाइज्ड वेरियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, दे बिकेम अवेयर ऑफ द फैक्ट, और फिर ब्रिटिश रूल के खिलाफ वो तैयार हुए और वो समझे कि ब्रिटिश रूल क्या गलत कर रहा है इंडिया में। Thus, this class played a firm and decisive role in the growth of national movement, और इनकी मदद से नेशनल मूवमेंट बहुत तेज आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में जिस तरीके से फार्मर्स के साथ, पेजेंट्स के साथ गलत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, क्योंकि पेजेंट्स जो थे वो इम्पोवरिश थे, बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस वॉज टेकन अवे एज लैंड रेवेन्यू। तो जो फार्मर्स थे उनका अधिकतर प्रोडक्शन ले लिया जाता था एज लैंड टैक्स। तो व्हेन द जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, फार्मर्स वर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द जमींदार्स एंड दे वर एविक्टेड फ्रॉम द लैंड एट द स्वीट विल ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। द पेजेंट्स, जमींदार्स मतलब कि फार्मर्स को छोड़ना पड़ा अपनी लैंड। तो जो फार्मर्स हैं, पेजेंट्स हैं, इन ऑर्डर टू सैटिएट द ग्रीड ऑफ द जमींदार्स की जो लालच है उनको फुलफिल करने के लिए, मनी लेंडर्स को फुलफिल करने के लिए, उनकी डिमांड फुलफिल करने के लिए उनको अपना प्रोडक्शन सस्ते में बेचना पड़ता था। द ब्रिटिश टुक नो इनिशिएटिव टू इम्प्रूव इरिगेशन एंड देयर वॉज डेटोरिएशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी स्टेप नहीं लेती थी इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए, या प्रोडक्शन और इंक्रीज हो, कोई भी स्टेप्स नहीं लेती थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर धीरे धीरे कम होने लगा। द मनी लेंडर्स exploited the peasants and used to charge high rate of interest when they forwarded loans to the farmers. Hence the peasants grew poorer day by day and they had to sell or mortgage their land to the money lenders in order to pay their revenue. Besides, cash crop like indigo, opium, jute and tea became serious rivals of food crops. Yes, होता क्या था कि मनी लेंडर्स जो थे अब पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट कैसे कर रहे हैं, फायदा कैसे उठा रहे हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो व्हेन दे फॉरवर्डेड लोन्स टू द फार्मर्स, तो अब उसको पे ऑफ करने के लिए पेजेंट्स अपनी लैंड को बेच रहे हैं, नहीं तो मरेंगे, नहीं तो सुसाइड करते हैं। तो होता क्या है कि पेजेंट्स जो हैं वो पुअरर होते जा रहे हैं, मतलब और गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है मनी लेंडर्स को देने के लिए, तो कहां से लाएं। बिसाइड्स और एक प्रॉब्लम, फूड क्रॉप की बजाय कैश क्रॉप उगाने का प्रेशर आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि इंडिगो, ओपियम, जूट एंड टी बिकेम सीरियस राइवल्स ऑफ फूड क्रॉप्स। मतलब इंडिगो, ओपियम, जूट एंड टी शुड बी कल्टिवेटेड rather than food crops. Next, deterioration of handicrafts. The British systematically ruined the Indian trade and industry. How? The policy of free trade. Policy of free trade was responsible for the ruin of Indian craft. Heavy duties were imposed on goods imported into England from India. इंडिया से जो भी इंग्लैंड सामान जाएगा उसमें भारी टैक्स लगेगा, भारी ड्यूटी लगेगी। तो इसलिए अब कोई मंगाएगा नहीं इंडिया से सामान, और इंग्लैंड भी आप फॉरेन रूल है। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश गुड्स, और जो ब्रिटिश गुड्स इंडिया में आएंगे वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिश के मशीन गुड्स से और इंडियन गुड्स से। मतलब कि ब्रिटिश गुड्स जो खरीदा जा रहा था इंडियन मार्केट में वो ज्यादा अच्छे थे, एंड दे फेल टू कॉम्पीट विद द ब्रिटिश मशीन गुड्स ज्यादा अच्छे थे। तो लोग ब्रिटिश मशीन गुड्स खरीद रहे थे और वो सस्ते भी थे। सो दे गेव अप देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट। तो लोग जो थे वो अपना व्यवसाय, हैंडी आर्टिशंस, अपना काम छोड़ दिए। द एजुकेटेड इंडियंस डिससैटिस्फैक्शन। यस, जो पढ़े लिखे इंडियंस थे वो हमेशा डिससैटिस्फाइड होते थे। they got frustrated as all the better paid jobs were reserved for the यूरोपियंस के लिए अच्छी जॉब रिजर्व्ड रहती थी, इंडियंस को नहीं मिलती थी। तो वो उनकी एजुकेशन एक तरीके से बेकार हो गई। उनको लगता था कि हमें हमारी एजुकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही है या पे नहीं मिल रही है। नेक्स्ट, पब्लिक वेलफेयर गॉट नेग्लेक्टेड। लोगों का जो भी
वेलफेयर होता था, वेलफेयर वो कुछ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती थी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक नो मेजर टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट टू द आर्टिशियंस और फार्मर्स. जॉबलेस थे लोग तो लोग जॉबलेस थे, जॉबलेस से लोग डिप्रेस्ड हो जाते थे, डिप्रेशन में चले जाते थे. बर्डन ऑफ टैक्सेशन was unbearable, but the government paid no attention to raise the standard of living of the Indians. The military ventures of the British led to a sharp increase in the military budget. और गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने मिलिट्री खर्चे को बढ़ाई जा रही थी. दे पेड नो अटेंशन टू प्रोवाइड द पीपल विथ एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन फैसिलिटीज. कुछ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों को नहीं दे रही थी, तो लोग डिससैटिस्फाइड थे. नेक्स्ट, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया. और सबसे पहली रेलवे लाइन, फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टेड हुई बॉम्बे से थाने. द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज प्रूव्ड टू बी अ बून फॉर द इंडियन. ये बहुत अच्छा हुआ था इंडिया में. और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन knit up the vast country and gave some sort of unity to our people. It helped in reducing our regional differences जो थे वो कम हो गए. People of different caste, different community, they start travel together and they gradually started mixing with each other. लोग बात करने लगे, लोग travel करने लगे साथ में ट्रेन में बैठ के. And slowly their conservatism began to disappear. जो कंजर्व लोग थे, बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, ये भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इधर से उधर क्विकली ट्रांसफर होने लगा. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे कैन बी ट्रांसपोर्टेटेड और ज्यादा लोग पढ़ने लगे. सम ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस वेंट अब्रॉड. तो लोग बाहर जाने लगे पढ़ने. एंड विटनेस द एफिशिएंट वर्किंग, और देखने लगे कि कैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट कंट्रीज में काम करती हैं, like England, USA, France, etc. They on returning to India raise their voice. और जब वो इंडिया वापस आते हैं तब फिर वो अपनी आवाज उठाते हैं against the British government. Socio-religious reform movement. Some liberal Indian reformers like Raja Rammohan Roy, Swami Dayanand, Swami विवेकानंदा, ज्योतिबा फुले, इन्होंने नेशनल मूवमेंट की नींव रखी. इन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिश इन्होंने फ्रीडम स्टार्ट किया, मूवमेंट स्टार्ट किया. राजा राममोहन रॉय सेट अप द ब्रह्मो समाज इन 1828 टू प्रीच मोनोथिज्म बिकॉज ही ट्राइड टू ग्रो फ्रेटर्नल एटीट्यूड अमंग द इंडियंस. ही कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे. आइडल वर्शिप उन्होंने बंद करी, मूर्ति पूजन बंद करी, चाइल्ड मैरिज बंद करी एंड सती सिस्टम. ही पुट एम्फसाइजेस ऑन रीजनिंग पावर एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन. He championed the cause of the emancipation of women in the Indian society. It was largely due to the support that Lord William Bentinck abolished the sati system. एक अच्छी चीज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करी थी वो है सती सिस्टम को बंद किया था. सती क्या होता है चिल्ड्रन? आई होप यू ऑल मस्ट नो. सती सिस्टम क्या होता था उस जमाने में? किसी अगर लेडी के हस्बैंड या किसी के हस्बैंड अगर खत्म हो जाए तो उनकी डेथ, ऑन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उनकी चिता पे जो जलाया जाता है, उनकी चिता पे उसकी वाइफ भी बैठेगी. और क्योंकि कहा जाता है कि उसकी वाइफ का जीवन अब यूजलेस है, नाउ शी इज यूजलेस, अब वो कहीं जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, तो इट्स बेटर कि वो मरे समान है, तो वो उनको मर जाना चाहिए. तो वो अपने हस्बैंड की चिता पे उनको बैठाया जाता था. तो वाइफ भी मर जाती थी उसके अपने हस्बैंड की चिता पे बैठ के. तो इसको सती सिस्टम कहते हैं. ही डिनाउंस्ड पॉलीगैमी एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन. ये बहुत अच्छा चीज था कि फीमेल एजुकेशन को अपलिफ्ट किया गया. और विडो रीमैरिज, तभी तो सती सिस्टम खत्म हुआ कि अब विडो जो विधवा हो गई हैं वो दोबारा शादी कर सकती हैं और आगे पढ़ाई कर सकती हैं, कुछ भी काम कर सकती हैं. ही pioneered the constitutional movement in India. He presented petitions to the king in council and the Supreme Court demanding the freedom of press. He fought against the Jury Act of 1827. Thus, he inaugurated an age of awakening and creative activities. Raja Rammohan Roy started a Bengali weekly newspaper called Samvad Kamudi in AD 1821. He regarded liberty as a priceless possession of every individual. He was sympathetic to the cause of the poor peasants, जो poor farmers के साथ exploitation होता था by the British, उसके प्रति बहुत सिंपैथेटिक थे, बहुत ही उनके अंदर दया थी फार्मर्स के लिए. ही वांटेड द मिलिट्री बजट टू बी रिड्यूस्ड. जितना भी पैसा खर्चा हो रहा है मिलिट्री में, क्योंकि ब्रिटिश अपनी आर्मी बढ़ा रही थी, तो
उस पैसों को कम करें एंड द मनी जो उससे जो बचेगा वो बेटरमेंट ऑफ हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन पर्पस के लिए वो चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सपेंड करे इंडियन पीपल के ऊपर. नाउ ज्योतिबा फुले, ही वॉज बॉर्न इन एन एफ्लुएंट फार्मर फैमिली, एक किसान फैमिली में कुनबी कास्ट की थी. ही गॉट एजुकेशन एट स्कॉटिश मिशनरी स्कूल. ही रेज्ड हिज वॉइस, उन्होंने अपना आवाज उठाई अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स एंड पैथेटिक कंडीशंस ऑफ द दलित्स. जो दलित्स के साथ गलत व्यवहार होता था. दलित्स मीन्स नीच जाति, शूद्रास एंड अति शूद्रास जो पीपल होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं नीच जात लोग. हिज बुक गुलामगिरी, उनकी एक बुक थी गुलामगिरी. उन्होंने अपनी बुक के थ्रू पॉवर्टी ऑफ द लोअर कास्ट में फोकस किया है. ब्राह्मण डोमिनेशन की कैसे ब्राह्मण फर्स्ट अपर क्लास होते हैं और कैसे लोअर कास्ट किस किस प्रॉब्लम से फेस करती है, उन्होंने अपनी बुक में गुलामगिरी में प्रस्तुत किया है. ही बिलीव दैट इंग्लिश एजुकेशन शुड बी स्प्रेड अमंग द शूद्रास. उन्होंने ये कहा कि शूद्रास को भी इंग्लिश एजुकेशन मिलनी चाहिए एंड इट वुड इनेबल देम टू सेफगार्ड देयर राइट्स, उनका भी हक है. ही फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873 टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द शूद्रास. शूद्रास के लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज रखा ताकि शूद्रास के हक को इग्नोर ना किया जाए. दीना मित्रा वॉज द माउथ पीस ऑफ दिस समाज. फुले सेड दैट वुमेन वर सुपीरियर टू मैन. फुले का कहना था कि वुमेन ज्यादा सुपीरियर होती है मैन से बिकॉज वो एक इंसान को, एक बच्चे को जन्म देती हैं और नर्स करती हैं. फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन ही ओपनड गर्ल्स स्कूल इन इंडिया. ही ऑल्सो फेवर्ड विडो रीमैरिज. ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी. ही गॉट अ टैंक कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड हिज हाउस फॉर द यूज ऑफ दलित्स. दलित्स के लिए उन्होंने एक टैंक बनवाया अपने घर के बाहर. इन 1888 ही उनको टाइटल दिया गया महात्मा ज्योतिबा फुले बोला जाता है. तो आप देख सकते हैं ये जो तीनों ये ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन रॉय और अब हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इन तीनों ने सती सिस्टम को एबॉलिश कराया, चाइल्ड मैरिज को खत्म कराया, विडो रीमैरिज स्टार्ट किया और अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन की बात करी है. Arya Samaj was founded in 1875 by Swami Dayanand Saraswati with the aim of reviving the glory of the ancient Indian culture. He tried to show that the Vedic civilization was the most ancient and highly developed one. He started the Shuddhi movement to bring the Hindu converts back to the Hindu fold. मतलब कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो वैदिक फिलॉसफी में बिलीव करते थे और शुद्धि मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया जिसमें हिंदू वापस हिंदू बन जाएं. एंड ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज इन हिज फेमस वर्क सत्यार्थ प्रकाश. इनकी बुक थी. ही अपोज्ड कास्ट डिस्टिंक्शन के वो खिलाफ थे. इंकरेज्ड फीमेल एजुकेशन एंड रीमैरिज ऑफ विडोज. ही गेव हिज क्लैरियन कॉल ऑफ स्वराज्य. इन्होंने स्वधर्म की बात करी है, स्वभाषा की बात करी है, स्वराज्य की बात करी है, जिसका मतलब होता है स्वराज मतलब अपनी कंट्री में हम खुद राज्य करेंगे. स्वधर्म हमारा खुद का रिलीजन, स्वभाषा हमारी खुद की लैंग्वेज. द आर्य समाज प्रोड्यूस्ड मेनी प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडिया लाइक लाला लाजपत राय. आर्य समाज से ही आए थे. द Ramakrishna Mission was founded in 1896 by Swami Vivekananda. He preached that service to the poor, एक गरीब को पूरी तरीके से सर्विस देना, उनकी देखभाल करना, ignorant and untouchable is the true worship of God. It set up orphanage, अनाथ आश्रम उन्होंने बनाया and hospitals to serve the distressed people. He infused courage, self-confidence से वो भरे थे, निडर थे among the youth. Muslim revivalism. Sir Syed Ahmad Khan contributed to a large extent in the revival of the Muslim community. मुस्लिम कम्युनिटी को बचाने के लिए सर सैयद अहमद खान ने एक मुस्लिम अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया. मुस्लिम्स को भी वेस्टर्न एजुकेशन मिले. इन 1875 he set up the Mohammedan Anglo-Oriental College at अलीगढ़. He urged the Muslims to receive Western education. उसमें उन्होंने फोर्स किया मुस्लिम्स को कि इसमें एजुकेशन उनको मिले. द न्यूली एजुकेटेड मुस्लिम्स ऑफ अलीगढ़ condemned polygamy and पर्दा सिस्टम etc.
कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स. अभी जो हम लोगों ने सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, राजा राममोहन रॉय, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन यही था कि ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, कास्ट डिस्टिंक्शन के खिलाफ थे. दे वर ऑपोज्ड अगेंस्ट कास्ट डिस्टिंक्शन. दे वर इन फेवर ऑफ इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड. They put stress on the upliftment of women, upliftment of education of women. They were inspired by the spirit of nationalism. They tried to preach the gospel of self-reliance कि कैसे self independent हो और कैसे nationalism spirit हमारे अंदर आए और women को किस तरीके से uplift करें. widow remarriage के खिलाफ थे. They abolished sati system. These were the contribution of socio-religious reformers. In one video I also discussed in detail with the pictures. You can also refer that video also, and this video is from the book. In the next video I'll start repressive colonial policy and we'll discuss question answers. Thank you.